रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत और आज बात राष्ट्रपति चुनाव की। आज संसद भवन में सभी सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की। एक तरफ जहां आदिवासी बैकग्राउंड की द्रौपदी मुर्मू है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा है। इसे सहयोगी कहा जाएगा कि जिस दिन राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ उसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हुआ और इस सत्र के हंगामादार रहने की संभावना है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, किसकी होगी जीत और किसको मिलेगी मात। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष भारतीय साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं चौथी दुनिया के और पूर्व सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं एसएन सिंह साहब, जो बीजेपी की प्रवक्ता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार कांग्रेस ने जो चुने हैं वो उसमें काफी पीछे रही है। क्या इस किसी रणनीति का हिस्सा था या फिर गैर एनडीए के सामने सरेंडर किया है अशोक जी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या, पक्ष और विपक्ष क्या, होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री महोदय प्रयास करते कि सबका एक साझा उम्मीदवार बनाया जा सके। लेकिन बहुत लंबे समय तक, लगभग 3 दिन तक इंतजार करने के बाद विपक्ष ने अपना एक साझा उम्मीदवार दिया और वो केवल कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे, वो सभी विपक्षी दलों ने मिलकर कैंडिडेट दिया। और बीजेपी, क्योंकि हमेशा टोकनिज्म की राजनीति करती है, उन्होंने एक महिला और एक दलित आदिवासी महिला के नाम पर एक कैंडिडेट दिया, जिसका हमें काफी दुख है, काफी क्षोभ है कि केवल एक महिला को ये कहा जाए कि वो आदिवासी महिला है इसलिए वो कैंडिडेट हैं। ये बीजेपी का कहीं ना कहीं एक हल्कापन नजर आया उसके अंदर। पिछली बार भी कि हम कैंडिडेट दलित दे रहे हैं। राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च पद है, हम नागरिक हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसको और मैच्योरिटी का परिचय देते हुए शायद वो विपक्ष के साथ मिलकर और कोई बातचीत आगे बढ़ाते तो शायद चुनाव और ये तमाम चीजें टल सकती थी। हाँ, चुनाव हुआ है और चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे, जो जीतेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। हमारी दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए शुभकामना जी, एसएन सिंह साहब, जो मुर्मू का चेहरा चुना गया है तो उसको आदिवासी फेस की तरह सामने लाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं और ऐसे क्षेत्र से आती हैं उड़ीसा, जिसको भारत का भी बहुत ही पिछड़ा राज्य माना जाता था। ऐसे आदमी को उम्मीदवार बना के, ऐसे महिला को उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने एक मैसेज देने का कार्य किया। यही तो भारत की सबसे खूबसूरत जो सतरंगी लोकतंत्र, जो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और सबसे मर्यादित पद जो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव हो रहा था, आज एक आदिवासी महिला उस शीर्ष स्थान पर बैठने की योग्य है। और संघर्षों के बल पर कभी शिक्षा जगत में अपना नाम की, क्लर्क की नौकरी से शुरुआत करके पार्षद बनी, 2 बार विधायक बनी, वहां की सरकार में राज्य मंत्री रही और कई वर्षों से राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रही हैं। ऐसे आदिवासी महिला को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाकर, आप देखी होंगी, लोगों को विवश कर दिया सोचने पे और लोगों ने स्वीकारा। जो हमारे एनडीए के घटक दल नहीं थे, जो हमारे हिस्सेदार नहीं थे, उन लोगों ने भी माना कि आज देश नहीं पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत में आजादी के बाद पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से, मर्यादित तरीके से एक आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च पद पर चुनी जा रही है। और इसी खूबसूरती के कारण तमाम ऐसे विपक्षी दल जो कई विषयों पे जिनकी राय हमसे अलग होती है, उसके बावजूद भी एनडीए के ऐसे प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने मत किया। और बड़े ही साधारण तरीके से आपको बता सकता हूं कि आज लगभग 70% के तकरीबन वोट
एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। मैं ऐसे लेकिन सभी लोगों एसएन सिंह साहब, ये के टोकनिज्म की राजनीति कब तक चलेगी? देखिए, इसको आप ऐसे नहीं कह सकती हैं। ये तो किसी के बारे में भी आप कह सकती हैं कि भाई राहुल गांधी जी के भी बारे में इस तरह से कह सकती हैं, और आरोप लगाना होगा तो एसएन सिंह के बारे में भी कह सकती हैं। इसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन ऐसे पदों पे ऐसे लोगों का चुना जाना एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, एक मास मैसेज जाता है, जिसका सर्व समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और उस सर्व समाज के का जो निर्णय है उसको हमको आपको सबको स्वीकारना चाहिए। आज शिवसेना की विचारधारा हमसे अलग थी, अकाली दल की विचारधारा हमसे अलग थी, फिर भी उन लोगों ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर वोट किया। तमाम ऐसी पार्टियां जिनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती है, फिर भी वो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर वोट की। ऐसे लोगों को अगर आप प्रत्याशी बनाते हैं, निश्चित तौर पे एक गरिमामयी कार्य है। देश और दुनिया में एक सर्व समाज के नाम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जी संतोष जी, जिस तरह से कांग्रेस अपने विपक्षियों को जब एकजुट नहीं कर पा रही है, तो आज जिस तरह से क्रॉस वोटिंग देखी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वोटिंग हुई है, ये वोटिंग कैंडिडेट के गुण दोष के आधार पर हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे जिस बात का दुख है कि जिस गंभीरता से प्रधानमंत्री जी को एक आम राय बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, वो लगता है कहीं चूक हुई जो हो नहीं पाई। राजनाथ सिंह को उन्होंने जिम्मा सौंपा। राजनाथ सिंह जी के पास भी वक्त नहीं था कि उतना समय देते कि देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए एक सामूहिक नाम तय होता। और ये मुझे व्यक्तिगत रूप से दुखद लग रहा है, क्योंकि एक नई शुरुआत हो सकती थी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से संजीव रेड्डी जी को निर्विरोध चुनने की शुरुआत हुई थी पूर्व में। और इतना जरूर मैं कहूँगा कि जब धड़ों में बट गया मसला और इसमें कोई ये कहा गया कि सब लोग, मैं यशवंत जी के ऊपर कहता हूँ कि लोग अपनी अंतरात्मा के ऊपर वोट दें, तो फिर हमें दुख क्यों है कि लोगों ने अंतरात्मा के आधार के ऊपर वोट दिया। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ, द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के जो बहस चल रही है, वो बहस इसलिए अच्छी नहीं है कि राष्ट्रपति पद के किसी भी व्यक्ति को लेकर के ये अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, ये बहस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस पद के ऊपर अभी तक हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जो बैठा है, राष्ट्रपति बना है, उसने कोई ब्लंडर नहीं किया, कहीं पर भी कोई बहस या एक संकट देश में नहीं लाया है, बल्कि राष्ट्रपतियों ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई है। और वो संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जो बिल उनको लगा कि देश के लोगों के भले के लिए नहीं है, उन्होंने या तो रोक लिया है या सरकार को या सदन को वापस कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चर्चा में देश को सामने रख करके हमें अपनी राय भी व्यक्त करनी चाहिए और पार्टियों को भी वैसा रिस्पांस देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के का सर्वोच्च पद है। और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है, इसमें जितने पद हैं उनका अपना दायरा निश्चित है, कोई उस दायरे को क्रॉस ना करे तो लोकतंत्र अच्छी तरह से चल सके। जी आलोक जी, कांग्रेस ना तो विपक्ष को एकजुट रख पा रही है और ना ही लीड कर पा रही है, तो 24 के आम चुनाव में बीजेपी को कैसे टक्कर देगी? देखिए, मुझे लगता है 24 के चुनाव के मुद्दे अलग होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। और जहां तक क्रॉस वोटिंग की बात है, या हमारे बड़े भाई सिंह साहब ने कहा कि जो इतर पार्टियां थी उन्होंने भी वोट दिया, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अक्सर ऐसा होता रहा है। प्रणब मुखर्जी जब चुनाव लड़े थे तो शिवसेना एनडीए के साथ थी और शिवसेना ने वोट दिया, और तमाम ऐसे दल थे जिन्होंने प्रणब दा को वोट दिया था। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल सामने हैं। लेकिन हम केवल ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से और मोदी सरकार से कि आप कैंडिडेट लेकर आए, वो आदिवासी हैं, वो महिला हैं, केवल वहीं तक बात नहीं रहनी चाहिए थी, ये आखिरी मुद्दा होना चाहिए था। तमाम उनके जो बाकी गुण हैं वो पहले होने चाहिए।
लेकिन दुर्भाग्य है कोविद साहब आए तब भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम भी आम राय बनाने का प्रयास मोदी साहब ने नहीं किया। इस बार तो चलिए हमने कैंडिडेट पहले विपक्ष ने दे दिया, पिछली बार तो विपक्ष ने कैंडिडेट पहले नहीं दिया, पहले सत्ता पक्ष ने कैंडिडेट दिया था, उसके बाद मीरा कुमार जी कैंडिडेट बनी थी। उस समय पर भी आम सहमति का कोई प्रयास नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। और अगर सर्वोच्च पद पर आम सहमति का कोई प्रयास होकर होता तो शायद मैं समझता हूँ लोकतंत्र की खूबसूरती और ज्यादा अच्छी होती। किसके पक्ष में कौन गया कौन नहीं गया, आज 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आदिवासी आबादी काफी है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, नीचे आप चले जाएं आंध्रा है, तेलंगाना है, कुछ हद तक बिहार में भी है, कुछ हद तक राजस्थान जी, में भी है। लेकिन सर जिस तो तरह से राजनीतिक पार्टियों का आधार पर गठजोड़ चल रहा है, जिस तरह से आपने देखा है, यशवंत सिन्हा जी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में पैसे के खेल की बात की है, तो उनका इशारा किस तरफ है? देखिए पैसे के खेल की बात उन्होंने की और राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ रहे हैं, वो इसका बेहतर जो उनका आंसर है वो ही दे सकते हैं। कहाँ पर उनको ऐसा देखने को मिला, वही कैंपेन कर रहे थे, हम लोग केवल सहयोगी के तौर पर उनके साथ थे। लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह जी ने छोटे छोटे दलों तक को फोन किया, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी हो सकती है और कहीं ना कहीं लेकिन सर ये लोकतंत्र बहुत गंभीर मामला है, ये एक तरह से। बिल्कुल अगर ऐसा है और उनको ऐसा लगा है और इस बात में सच्चाई है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंभीर विषय है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। जी जी। एसएन सिंह साहब, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुर्मू को मूर्ति कहा है। उन्होंने कहा है कि वोटर्स हैं तो अगर सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं तो उन्हें मूर्ति ही कहा जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो जनता के सामने नहीं बोली है अभी तक। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड में जब से गवर्नर हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और आदरणीय रघुवर दास जी जब वहां मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी मुर्मू जी ने कड़ा फैसला लिया था जो आदिवासी समाज के खिलाफ एक बिल आ रहा था, और अभी वर्तमान में जो झारखंड में सरकार है उसके खिलाफ भी उन्होंने कड़ा फैसला लिया था। बोलने नहीं बोलने की बात को लेकर अगर हम कहेंगे तो अगर हम तो पर्सनल टिप्पणियों पे नहीं जाएंगे, उनकी माता जी बिहार की मुख्यमंत्री रही, सब लोगों ने सुना देखा जाना समझा होगा कि राबड़ी देवी जी क्या मुख्यमंत्री बनने के योग्य थी। क्योंकि वो कहे हैं, इस नाते इस बात के जवाब में मैं कह रहा हूं, और तमाम पार्टियों में ऐसे लोग हैं, यहाँ कोई आईएएस पीसीएस की परीक्षा नहीं हो रही कि सबके बारे में मैं राय रखूं। मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी विचारधारा रखनी है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, आपकी विचारधारा उनसे मेल खा रही है कि नहीं खा रही है। आप पर्सनल टिप्पणी न करें तो बेहतर होगा। आदरणीय लालू यादव जी के भी बयानों को आप देखे होंगे कि कई बार ये होता था कि ये तो जोक में ऐसे बयान देते हैं जो मर्यादित बयान नहीं होते थे, क्या ऐसे बयानों का कोई समर्थन करेगा? तो मैं तो उनके बयान को बहुत हल्के में कहता हूं कि ये बहुत ही हल्का बयान है, छोटा बयान है, नासमझी का बयान है। जितनी उनकी समझ थी उन्होंने किया, क्योंकि इससे कोई चीज ना बढ़ना था ना घटना था। इस नाते उस पर कोई हो हल्ला मचाने का कार्य न भारतीय जनता पार्टी ने किया, न सहयोगियों ने किया। सब लोगों ने उनके आचरण को देखा, सुना, समझा, पहली बात। दूसरी बात, तमाम ऐसे लोग हैं, क्योंकि दूसरे लोग नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए मुझे भी नाम नहीं लेना चाहिए, कि अगर बोलने के आधार पर देखा जाए तो कई लोग बड़े पदों को सुशोभित किए हैं और ये कहा जाता है कि वो गुड़िया के रूप में रहे, ऐसे रहे, वैसे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि एक मर्यादित चुनाव हो रहा है और एनडीए के तरफ से जिस प्रत्याशी को उतारा गया है, अच्छा लगे आप स्वीकारिए, नहीं अच्छा लगे आप अस्वीकार कर दीजिए। हम तो पहले से ही, हमारे जो दो सहयोगियों ने जो समर्थन कर दिया था, जीत सुनिश्चित हो गई थी, सब लोग जान रहे थे, आप भी जान रही थी। जब उड़ीसा से एक कैंडिडेट को उतारा गया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने समर्थन दे दिया, 30,000 मत वहीं से आ गए थे जब 11,000 मतों की आवश्यकता थी। उसके बाद भी सर झुकाकर, और हमने जो हमारे बड़े भाई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके
कथनानुसार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी पार्टियों को फोन किया, सबसे आग्रह किया, सार्वजनिक तौर पे अनुरोध किया, यह इतना बड़ा चुनाव है, मर्यादित चुनाव है, लोकतांत्रिक चुनाव है, सर्वश्रेष्ठ चुनाव है, आप हमारे प्रत्याशी को मत करिए, इन कारणों से मत करिए। फिर भी अगर हमसे जो कुछ भी बन पड़ा, निश्चित तौर पे सबको साथ लेकर चलने का ही सबसे सुंदर नारा है भारतीय जनता पार्टी का, और वही नारा इस समय बुलंद है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पर ही भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। पहले आप देखे होंगे विपक्ष की भूमिका में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, माननीय इंदिरा गांधी जी को दुर्गा चंडी की उपाधि देने का कार्य करते थे। अगर कहीं से हमारे विपक्ष को लग रहा है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सराहना भी करना चाहिए, लेकिन कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि विपक्ष किसी भी विषय को लेकर और सत्ता पक्ष को सराहे, बल्कि सत्ता पक्ष की अच्छाई को, बुराई को, उनकी नजर में जो भी कहिए वो देश नहीं दुनिया के बाहर ले जाकर बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। सड़क से लेकर संसद तक मर्यादित तरीके से हम अपनी बात लेकिन को सर, नहीं जिस उठा तरह से सकते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराया गया, किसान कानून, बेरोजगारी, महंगाई, गिरता हुआ रुपया, इसको लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आपने पूछा और सरकार का सबसे छोटा व्यक्ति होने के नाते, प्रवक्ता होने के कारण एसएन सिंह आपको जवाब दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टी होने के नाते राजनीति करना हमारा धर्म है, मर्यादित राजनीति करना, मूल्यों की राजनीति करना, विकास की राजनीति करना, राष्ट्र की राजनीति करना। आप देखिए कई विषयों पे भारतीय सर, जनता विकास पार्टी का के जो मुद्दा कहीं सहयोगी छूट हैं, गया है राजनीति के बीच। मैं वही कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। कई ऐसे घटक दल हैं जो 370 पे, राम जन्मभूमि पे, तमाम ऐसे विषयों पे हमारे साथी नहीं थे, तभी कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मत मूल्यों में परिवर्तन नहीं ले आया। हम इस तरह की राजनीति करते हैं और सब लोग हमसे सवाल पूछते थे कि चुनाव के लिए आप ये करते हैं, हम कहते थे नहीं, चुनाव के लिए नहीं करते हैं। जब भी हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे इन चीजों को ले आने के लिए। आपने कहा हम विकास की राजनीति नहीं करते हैं। आप देखिए, आवास जितना भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में दिया है, शायद ही कभी देश में किसी सरकार ने उतना दिया होगा। शौचालय देने का कार्य जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शायद ही किसी ने दिया होगा। आज देश में निर्मित आयुध की तमाम ऐसी चीजें 75 देशों को हम भेजते हैं। निश्चित तौर पे इस समय महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई है, उसके ढेर सारे कारण हैं, और प्रयास किया जा रहा है कि सभी अगर अच्छे कार्य हमारे नाम से हैं, जनता हम पे भरोसा दिखा रही है और हमारी सरकार बना रही है, उस भरोसे पर हम कायम रहें। आपके चैनल के माध्यम से सर झुकाकर कहते हैं कि अपने पड़ोसी देशों को देख लीजिए, जी सर, हाहाकार मचा संतोष हुआ जी। है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह की देश में किसी को भी कैसे भी कठिनाई न आने पाए। जी संतोष जी, जिन मूल्यों की ये बात कर रहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? देखिए, हर पार्टी के, हर राजनीतिक दल के और हर नेता के अपने मूल्य होते हैं, और वो उन मूल्यों को अगर सही नहीं समझे तो वो राजनीति क्या करेगा और कदम क्या आगे बढ़ाएगा। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का इस नाते प्रशंसक हूँ कि जो उन्होंने पहले दिन उनकी विचारधारा थी, वो विचारधारा आज है, बल्कि उसको वो और ज्यादा कठोरता के साथ या अपना मुलम्मा उतार करके वो उसको लागू करते जा रहे हैं। अफसोस मुझे इस देश के विपक्षी दलों के ऊपर है कि जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, और उससे इन विपक्षी दल को वो अपनी जिम्मेदारी जो जनता ने उसे सौंपी है वो नहीं निभा रहा है। पिछले 5 साल हो गए या 8 साल हो गए, हम कांग्रेस को सड़क पे आंदोलन करते हुए देखना चाहते थे ताकि वो सारे विपक्षी दलों को अपने साथ ला करके एक सशक्त विरोध का चेहरा देश में दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसलिए जिसको आप कह रही हैं कि इनकी विचारधारा से, मतलब दोनों से ही मुझे लगता है अपनी अपनी चीज के ऊपर अगर आप अड़े हैं, आप सरकार के ऊपर नकेल डालने का काम कीजिए और सरकार आपको परेशान करे और अपनी चीजों को लागू करे, यही तो लोकतंत्र है। पर एक पक्ष रोल प्ले कर रहा है, दूसरा पक्ष नहीं कर रहा है। आलोक जी,
क्या विपक्ष को अपनी रणनीति दोबारा बनानी और बदलने की जरूरत है ताकि सत्ता में आ सके? देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र जिस देश बढ़ रहा है वो बहुत ही चिंतनीय अवस्था। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नाते, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो 2014 का, चाहे पेगासस हो, चाहे राफेल हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे गब्बर सिंह टैक्स हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता की आवाज को उठाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस केवल अकेली विपक्ष नहीं, इस देश के अंदर तमाम दल और भी, उन्होंने कांग्रेस का समय समय पर साथ नहीं दिया। और दूसरी एक चीज ये है कि लोकतंत्र के दो स्तंभ और हैं, जिसको एक को न्यायपालिका कहा जाता है और दूसरे को मीडिया कहा जाता है। दोनों ही जिस तरह से सरकार के सामने आज नतमस्तक नजर आते हैं, तो अकेली कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाती भी है, मीडिया उसके बीच में बैठा हुआ। मोदी जी ने अगर एक्स कर दिया तो भी मास्टर स्ट्रोक है, और उसका उल्टा करके वाई कर दिया तो भी मास्टर स्ट्रोक है। मुझे लगता है कि आज संघर्ष के विपक्ष के जितने रास्ते थे, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में नाजीवादी ताकतों ने रोक दिया है। आज आप आरटीआई लगाइए, सरकार के खिलाफ जवाब नहीं है। आप मीडिया में जाइए, आपका विषय नहीं चलेगा। मीडिया में शमशान कब्रिस्तान, 80-20 और तमाम यही विषय पिछले 5 वर्षों में लागू रहे हैं। आप न्यायालय जाइए, किस तरह के फैसले आ रहे हैं कि आज एक मुख्यमंत्री को चीफ जस्टिस के सामने उनके मुंह पर कहना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से सिस्टमैटिक वे में, प्लान्ड वे में गिराया जा रहा है, ये भी पूरा देश देख रहा है। सिंह साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और बहुत काम हो रहा है। केवल मात्र जून के महीने में 1.4 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, 87% लोगों की आय घट गई, 22.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले गए। हालत यह है कि सरकार की इतनी बुरी हालत है कि आज आपको किताब, स्टेशनरी, दूध, दही, छाछ, पनीर, आटा, चावल सबके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ रहा है। आप पड़ोसियों से तुलना मत कीजिए। दुर्भाग्य है कि आज हम अपनी तुलना पड़ोसियों से, पाकिस्तान जैसे मुल्क से करते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पर कैपिटा इनकम में हम बांग्लादेश से पीछे चले गए, भूखमरी के इंडेक्स में हम बांग्लादेश से पीछे चले गए। इसलिए आज केंद्र की सरकार को चाहिए टोकनिज्म की राजनीति, रोज नए इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति बंद करके, 140 करोड़ लोगों का देश है ये, जितना यूरोप में खाता है हम शाम को एक टाइम में खा के सोते हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसका काम होना। जी एसएन सिंह साहब, एक छोटा सा कमेंट है आपका। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने जयपुर में संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि राजनीतिक विरोध का दुश्मनी में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी सरकार और कभी विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था वो अब कम हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे बड़े भाई को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस तरह से कोई कार्य नहीं करेगी जैसे पहले कांग्रेस की सरकार करती थी और अपनी बात को मनवाने के लिए इमरजेंसी लागू करवा देती थी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं कहेगी कि देश के संसाधनों पे एक लोगों का अधिकार हो और दूसरे का अधिकार न हो। ये भी कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। तीसरी, हम कभी भी देश का सर झुकने नहीं देंगे और यहाँ के किसी बात को लेकर हम जाकर राहुल गांधी जी के और आदरणीय शर्मा जी के बात को ले जाकर हम विदेश में भारत के सर को नहीं झुकने देंगे। ये भी हम भरोसा दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अब जब कांग्रेस के ही लोग, आदरणीय कपिल सिब्बल साहब और तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि हमारा नेतृत्व कमजोर हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक विरोधी पार्टी है, निश्चित तौर पे सवाल उठाएगी। और मैं तो कह रहा हूं कि ये राजनीति की शुरुआत कौन करता है? जब 26/11 की घटना होती है और विदेशी ताकतों के द्वारा कराई जाती है, पूरी दुनिया ये मानती है, लेकिन हमारे ही एक पार्टी जो भारत की सर्वश्रेष्ठ पार्टी थी वो कहती है कि नहीं, ये हिंदू आतंकवादी होते हैं और वही कराते हैं। जब ऐसी चर्चा होती है तो निश्चित तौर पे लोगों का मोह भंग होता है। हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा सभी लोगों ने मत देकर और कांग्रेस की सरकार बनाई होगी। ऐसा तो नहीं है कि तब लोकतंत्र नहीं था, तब भी लोकतंत्र था, लेकिन वो कांग्रेस नहीं रही। धीरे धीरे वो कांग्रेस समाप्त हो गई जब आदरणीय
चुने हुए प्रधानमंत्री जी के हाथ से किसी पेपर को लेकर लोकसभा में फाड़ दिया जाता है, अमर्यादित आचरण किए जाते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सर झुकाकर, दुश्मनी इस बात की नहीं होगी कि हमारी कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसका हम अपमान करने का कार्य करें। हम जरूर अपने को बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि अब भी हमारी राजनीतिक पार्टियां जी भगवान राम पे प्रश्न चिन्ह उठाती हैं, जो हमारे जी लिए ठीक नहीं होता है। जो कुंभ पर संतोष सवाल जी, उठाती है कि सरकारी पैसों से होता है, जो कहती है कि हम दोबारा आएंगे तो 370 ले आ देंगे। निश्चित तौर पे ऐसे विचारधारा में जी हम कोई बदलाव नहीं ले आएंगे। हम तभी मानते थे कि रामेश्वरम का अस्तित्व था, भगवान राम का अस्तित्व है, हमारे मर्यादा है, और हम अब भी मानते हैं। जी संतोष जी, ये चीफ जस्टिस के बयान पे आपको क्या कहना है? चीफ जस्टिस के बयान के ऊपर कुछ नहीं कहना है कि वो जो कह रहे हैं बहुत देर के बाद कह रहे हैं। पर सिंह साहब से मुझे एक बात कहनी है कि सिंह साहब, सारी चीजें आपकी सही हैं, आप देश का सर नहीं झुकने देंगे, आप सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन आज 18 तारीख से हर चीज के ऊपर टैक्स लग गया। खुले आटे, खुली दाल, खुले वो चावल, यहाँ तक कि मकान के किराए के ऊपर भी जो गरीब किराया देता है उसके ऊपर जीएसटी लग गया, हर चीज के ऊपर। और जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, लोगों की जेब में पैसा नहीं जा रहा जी है, नौकरियां जा रही हैं, हम परेशान हैं, रोजगार नहीं है, उस समय आपने हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई अभी सांस के ऊपर टैक्स नहीं है, तो सांस के जी ऊपर कब लगे। मैं आपसे जी ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस तकलीफ को अगर लोगों ने भी आपसे कहा हो तो कृपा करके अपनी सरकार तक पहुंचाइए। हालांकि सरकारें अपने लोगों की बात सुनती नहीं है, ये भी सत्य है। तो जी हम तो जी जनता के, हम तो सरकार के ही आदमी हैं, लेकिन जी इस चीज को अगर सरकार नहीं समझती है कि आपने कौन सी चीज छोड़ी है जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाया है, गरीब जी के लिए रास्ता खुलवाया आपने, उसमें भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि ये गरीब है, जी बिलो जी पॉवर्टी, इसके ऊपर टैक्स नहीं जी लगेगा। जी जी तो आज की बहस निश्चित में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।